नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। उद्योगपति विजय माल्या की बैंक देनदारी के साथ जो बवाल है, उसने भारत के उद्योग और बैंक क्षेत्र के कई गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं। एक तरफ सरकारी बैंक लाखों करोड़ रुपए के दिए कर्जों के डूबने की चिंता में है, तो दूसरी तरफ कारोबारी उद्योगपतियों पर शक की यह सुई है कि ये पैसा खा गए। मतलब कारोबार मंदी और प्रोजेक्ट फेल होने की वजह से कर्ज नहीं डूबा, बल्कि कारोबारियों ने बैंक से लिए पैसे का गोलमाल किया। दूसरे शब्दों में, विजय माल्या की एयरलाइंस चल सकती थी यदि उन्होंने बैंक से लिए पैसे अपनी जेब में नहीं भरे होते। यह पूरी तरह गलत सोच है। उद्यम और उद्यमशीलता में जोखिम अनिवार्यतः होती है। सब प्रोजेक्ट सफल हो जाए यह गारंटी नहीं होती। दूसरे, यदि फर्जी गलत प्रोजेक्ट को बैंक कर्ज देता है तो बैंक का प्रबंधक भी उतना ही दोषी बनता है जितना कर्ज लेने वाला कर्जदाता। विजय माल्या के मामले में बैंक के सीएमडी डायरेक्टर भी कटघरे में खड़े होने चाहिए। सो विजय माल्या का मामला दूसरे उद्योगपतियों के लिए खतरे की घंटी है, तो बैंकों के लिए भी। तभी रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चेताया है कि हल्ला ऐसा न हो जिससे बैंक कर्ज देना ही बंद कर दे। उद्योगपति नए प्रोजेक्ट और निवेश की सोचना बंद कर दे। हिसाब से सरकारी बैंकों का अब निजीकरण होना चाहिए। भारत में नेता, अफसर और कारोबारी की साठगांठ से सरकारी संस्थान हमेशा लूटे जाने के अड्डे रहे हैं। सरकारी बैंकों का लाखों लाख करोड़ रुपए जैसे बट्टे खाते में जाता है, वह दुनिया के पैमाने में भी भारी है। इसलिए बैंक क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, तो इस पर कायदे से बहस की भी आवश्यकता है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को 5 राज्यों में हो रहे चुनाव से ज्यादा चिंता अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव की है। प्रदेश में पार्टी की चुनाव तैयारियां बहुत खराब हैं। पार्टी के नेता आपसी झगड़े में उलझे हैं और केंद्र सरकार के कामकाज का प्रचार करने की बजाय आराम फरमा रही हैं। पार्टी का आंतरिक आंकलन ये है कि उसके 10 से ज्यादा सांसद ऐसे नहीं हैं जो अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं। ऊपर से पार्टी नेताओं की आपस में और पार्टी नेताओं व संघ पदाधिकारियों में भी तालमेल की घनघोर कमी है। बताया जा रहा है भाजपा और संघ के पदाधिकारियों के बीच चल रही खींचतान को खत्म करने के लिए ही संघ ने दत्तात्रेय होसाबले को उत्तर प्रदेश भेजने का फैसला किया है। वे संघ में नंबर 3 की हैसियत के पदाधिकारी हैं। वे लखनऊ में बैठेंगे और भाजपा व संघ के बीच तालमेल ठीक करेंगे। कहा जा रहा है कि संघ की ओर से भेजे गए संगठन महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की आपस में नहीं बन रही है और इससे संगठन का काम प्रभावित हो रहा है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के निवास पर हुई यूपी के पार्टी सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैरान रह गए जब उन्होंने सांसदों से केंद्र की योजनाओं के बारे में पूछा। सांसदों को खुद ही पता नहीं है कि सरकार क्या क्या कर रही है। प्रधानमंत्री की नाराजगी साफ दिखी और उन्होंने सांसदों से सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने को कहा। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक होशियारी के मामले में देश के किसी भी दूसरे नेता के मुकाबले ज्यादा शातिर हैं। उन्होंने कई बार इसे साबित किया है, चाहे जेएनयू की घटना हो या श्री श्री रविशंकर का कार्यक्रम हो या रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला हो। उन्होंने हर घटना का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया। बहरहाल अब वे पंजाब के चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और इसके लिए दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट से पंजाब में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने देश के सभी चैनलों को दिल्ली सरकार का विज्ञापन दिया है। इसमें समाचार चैनलों के अलावा महंगे विज्ञापन वाले मनोरंजन चैनल भी शामिल हैं। पिछले महीने जब उनकी सरकार ने 1 साल पूरा किया था तो उन्होंने अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा दिया था, लेकिन अभी विज्ञापनों में उनका फोकस किसानों को दिए गए मुआवजे पर है। दिल्ली सरकार के विज्ञापन में बताया जा रहा है कि देश के किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले दिल्ली सरकार ने किसानों को ज्यादा मुआवजा दिया। सब जानते हैं कि दिल्ली में गिने चुने किसान हैं, लेकिन उनको दिए गए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मुआवजे का प्रचार केजरीवाल पंजाब को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। पंजाब में किसानों की हालत ठीक नहीं है और केजरीवाल दिल्ली से प्रचार करके बता रहे हैं कि वे किसानों का कितना ख्याल रखने वाले नेता हैं। इसी तरह उनका दूसरा प्रचार ईमानदार सरकार देने पर है। पंजाब की अपनी यात्रा में वे जो कुछ भी कहते हैं वह बाद में दिल्ली सरकार विज्ञापन की तरह चलाती है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेता इससे परेशान हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसकी शिकायत कैसे करें।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी टीम ऐसा लग रहा है कि अखिल भारतीय जनसंपर्क मिशन पर है। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाने के साथ साथ पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ यूपीए में रही पार्टी और यहां तक कि कांग्रेस विरोधी पार्टियों के साथ भी लगातार संपर्क में है। खुद नीतीश कुमार दिल्ली के हर दौरे में कई पार्टियों के नेताओं से मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछली बार वे दिल्ली आए तो चौटाला परिवार से मिले। पार्टी के सांसद दुष्यंत चौटाला और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ उन्होंने खाना खाया। इसी दौरे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर से भी मिले। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं से मुलाकात की थी। उनके करीबी सहयोगी इस कोशिश में लगे हैं कि इनेलो और रालोद का विलय जदयू में हो जाए। बताया जा रहा है कि वे एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मिलने वाले हैं। वामपंथी नेताओं के साथ उनका नियमित संपर्क है और सीपीएम के नेताओं का दावा है कि नीतीश कुमार उनके लिए पश्चिम बंगाल में प्रचार करेंगे। असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ भी उनकी पार्टी लगातार संपर्क में है। ऐसे ही झारखंड के मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी के साथ भी उनकी पार्टी का संपर्क बना हुआ है। जदयू के जानकार सूत्रों का कहना है कि 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर योजना बनेगी और तब जदयू को एक नया रूप मिल सकता है। इसमें नए नेता और पार्टियां जुड़ सकती हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। हर भारतीय को यूनिक पहचान नंबर देने वाले आधार बिल को फिर से लोकसभा में पास करना होगा। आज राज्यसभा में हुई बहस के बाद विपक्ष ने आधार बिल में कुछ संशोधन पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। संशोधन पेश किए जाने के बाद इस बिल को दोबारा लोकसभा में पास कराना होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार धन विधेयक के रूप में आधार बिल को लोकसभा में पहले पास करा चुका है। आधार बिल पर बहस के दौरान आज पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के बीच इस बिल को लेकर बहस हुई। येचुरी ने बहस के दौरान राज्यसभा की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आधार बिल पर सुप्रीम कोर्ट भी विचार कर रही है, इसलिए ये विषय सदन की क्षमता से बाहर है। इस पर अरुण जेटली ने येचुरी पर हमला करते हुए कहा कि वे अजीब से तर्क दे रही हैं। जेटली ने कहा कि भारत में लोकतंत्र है और इसमें न्यायपालिका का काम विधायिका के बनाए कानूनों की न्यायिक समीक्षा का है। जेटली ने इस बिल को धन विधेयक के रूप में पेश किए जाने का भी बचाव किया और कहा कि भारत की संचित निधि से किसी खास मकसद के लिए धन खर्च किया जाता है और उसके लिए एक मशीनरी बनाई जाती है तो उसे धन विधेयक कहा जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर बेहद तीखा हमला करते हुए कहा है कि भाजपा सबसे अधिक राष्ट्र विरोधी है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी नारे लगाने वालों का बचाव कर रही है। केजरीवाल ने आज सुबह ट्वीट करके कहा कि भाजपा सबसे अधिक राष्ट्र विरोधी है। उन्होंने पूछा कि राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वालों को वो क्यों बचा रही है। 9 फरवरी को जेएनयू में विवादित समारोह में भड़काऊ नारे लगाने के बारे में जेएनयू के एक पैनल की ओर से रिपोर्ट दिए जाने के बाद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समारोह में भारी लोगों के एक समूह ने भड़काऊ नारेबाजी की थी। इससे पहले 29 फरवरी को हैदराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप के तहत एक एफआईआर में नाम शामिल किए जाने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़े देशभक्त हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के कथित तौर पर रिश्वत लेने के मामले की जांच आचार समिति करेगी। तृणमूल के कुछ सदस्यों को कथित तौर पर एक स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते हुए देखे जाने के मुद्दे को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आज जांच के लिए आचार समिति को भेज दिया। लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता वाली समिति आरोपों के मामले में अध्ययन करेगी और जाँच करेगी। सुमित्रा महाजन ने प्रश्नकाल के तुरंत बाद इसकी घोषणा की। एक दिन पहले भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम सदस्यों ने संसद में आरोपी तृणमूल सांसदों पर इस मामले में हमला करते हुए जांच की मांग की थी। इस बीच आज राज्यसभा में इस मसले को लेकर बहुत हंगामा हुआ। लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के बीच इसे लेकर अच्छी खासी तकरार हुई। बहरहाल लोकसभा स्पीकर की ओर से मामले को आचार समिति में भेजे जाने का तृणमूल ने विरोध किया और इसे एक तरफा फैसला बताया। देशद्रोह मामले में गिरफ्तार जेएनयू के आरोपी छात्रों उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत इस मामले में 18 मार्च को फैसला सुनाएगी। इन दोनों ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि जांच एजेंसियों को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। साथ ही ये भी कहा था कि इसी मामले में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जमानत मिल चुकी है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए। इस बीच खबर है कि जेएनयू के उच्च स्तरीय जाँच पैनल ने देशद्रोह मामले में अभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद दोनों छात्रों उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य को वैमनस्यता, जातिगत या क्षेत्रीय भावनाएं भड़काने या छात्रों के बीच कटुता फैलाने का दोषी पाया है। इन दोनों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के समाजवाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तब से सरकारी बैंक क्रोनी पूंजीवाद के अपने उद्योगपतियों के लिए कर्ज लेकर उसे अदा न करने के आसान अड्डे बने हुए हैं। पिछले 30 सालों में लाखों करोड़ रुपए इन बैंकों ने बट्टे खाते में डाले हैं।
इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। भारत के बैंक संकट में है। एक के बाद एक कई ऐसी खबरें आई जिनसे सरकारी बैंकों की दुर्दशा जाहिर हुई है। पहली खबर आई कि बैंकों ने 1,14,000 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाला है, यानी बड़े कारोबारियों, उद्यमियों और दूसरे लोगों को दिए गए कर्ज का एक बड़ा हिस्सा बैंकों ने डूबा गया मान लिया है। इसके तुरंत बाद शराब और विमान सेवा के कारोबारी विजय माल्या के देश छोड़कर चले जाने की खबर है। उनके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपया बकाया है। जब उसकी वसूली की प्रक्रिया शुरू हुई तो वे देश छोड़कर चले गए। इसके बाद भारत में बैंकिंग सेक्टर, विकास और उद्यमिता को लेकर गंभीर बहस शुरू हुई है। माना जा रहा है कि अगर सरकार ने दखल नहीं दिया तो कई बैंकों की हालत खराब हो सकती है। चूँकि भारत में अब भी बैंकिंग सेक्टर मोटे तौर पर सरकार के हाथ में है और बैंकों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी सरकार की है, इसलिए उसके ऊपर बैंकों को ठीक करने का दबाव है। एक तरफ यह दबाव है कि आखिर क्यों सरकार आम लोगों के टैक्स के पैसे को बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल करे। आखिर बैंक अमीरों और उद्योगपतियों को पैसे देकर डूबने दे रहे हैं तो उसका खामियाजा आम लोग क्यों भुगते। दूसरी ओर यह दबाव है कि अगर सरकार बैंकों के कर्ज पर रोक लगाए तो विकास की रफ्तार धीमी पड़ेगी। हजारों परियोजनाओं में फंड की कमी के कारण देरी होगी और उससे मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसी के बीच एक बहस इस बात को लेकर भी है कि सरकार को बैंकिंग के बिजनेस से बाहर आना चाहिए। एक बड़ा तबका है जो ये चाहता है कि समय का चक्र उल्टा चलाया जाए और इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो फैसला किया था उसे पलट दिया जाए। लेकिन क्या बैंकों का निजीकरण इसका समाधान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आखिर 2007 की दुनिया की पूरी आर्थिक मंदी निजी बैंकों के फेल होने से पैदा हुई थी। अमेरिका, ब्रिटेन सहित यूरोपीय देशों के कई बड़े बैंक दिवालिया हो गए। एक सुझाव यह दिया जाता है कि बैंक अगर मुश्किल में है तो सरकार को उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। यह भी सही कदम नहीं होगा। दुनिया भर के देशों ने बैंकों को बचाने के लिए मदद दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलन के मुताबिक दुनिया के 115 देशों ने बैंकों को बचाने पर जो कर्ज किया है वह औसतन उनकी जीडीपी के 6.8% तक है, जबकि भारत में बैंकों को बचाने के लिए जो रकम दी गई है वह जीडीपी की आधी फीसदी से कम है। सरकार ने बैंकों की मदद के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। बहरहाल इस पूरे बैंकिंग संकट को समग्रता में देखने की जरूरत है। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि बैंक के कर्जे क्यों डूब रहे हैं। इसका बड़ा कारण मौजूदा आर्थिक हालात है। आर्थिक सुधारों के अटके होने की वजह से विदेशी निवेश नहीं आ रहा है। इनसे परियोजनाओं में देरी हुई है। बीच में कई बरसों तक आर्थिक मंदी के कारण विकास ठप रहा। अभी दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती के कारण भी कई सेक्टर में मंदी है। ऐसे में सरकार को ऐसे उपाय करने होंगे जिनसे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए। दूसरी ओर बैंक प्रबंधन को भी जिम्मेदार बनाना होगा ताकि वे मनमाने तरीके से और अनाप शनाप कर्ज देने से बचे। सिर्फ उद्योगपति या कारोबारी को जिम्मेदार ठहराना इसका समाधान नहीं है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बैंक के क्षेत्र में सुधार की जरूरत पर चर्चा करेंगे। विजय माल्या खानदानी रईस थे। उन्होंने अपनी पूंजी और बैंकों से पूंजी लेकर एयरलाइंस चलानी चाहिए। कई कारणों से एयरलाइंस चल नहीं पाई। सो सवाल है कि बैंकों ने कर्ज देकर सही किया या गलत। बैंक, उद्योग और उद्योगपति के रिश्ते में अपने यहाँ आखिर गड़बड़ क्यों है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान। आनंद जी, अमेरिका हो, यूरोप हो या पूंजीवादी देश तमाम जितने भी है, वहां उद्योग और औद्योगिकीकरण बैंक की पूंजी की बदौलत हुआ। वहां बैंक और उद्योगपति और उद्यम सब में एक रिलेशन डिफाइन है। हमारे यहाँ भारत में ये किस तरह के रिश्ते हैं जहां आए दिन बैंक मतलब डूबता है तो उसके साथ खाने वाले भी उद्योगपति वो भी बदनाम होते हैं? मैं समझता हूं कि अगर भारत में बैंकों की हिस्ट्री भी देखिए, आज़ादी के बाद खास करके, उससे पहले की भी न बात करें तो 1947-48 से लेकर 1969 तक जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, उस बीच में बैंक बहुत ज़्यादा नहीं थे। एक तो उनकी पूंजी बहुत नीचे तक नहीं थी, उनके ब्रांचेज नहीं थे और उन्होंने उद्यमिता में थोड़ा बहुत मदद की, लेकिन 529 बैंक डूबे उस बीच। और 1969 के नेशनलाइजेशन के बाद सचमुच में उनका बड़े पैमाने पर प्रसार हुआ
और एक तरह से बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के कंट्रोल में रहा। 91 के रिफॉर्म के बाद एक तरह से आप बैंकों में भी खुलापन आया, फाइनेंशियल सेक्टर को भी खोला गया, कई प्राइवेट बैंक्स आए जिसमें आईसीआईसीआई या एचडीएफसी ये तो बैंक कुछ है। उसमें सफलता के उदाहरण है, और उसमें भी सफलता में भी आप देखेंगे कि आईसीआईसी हो या एचडीएफसी हो, उन पर भी कई बार संकट के बादल लहराए। कई उसी में जो चर्चित बैंक थे जैसे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर का था, एक बड़ा चमकता हुआ बैंक उभर के आया और अचानक डूब गया 2001-2-3 के आसपास, और उसको अंततः एक सरकारी बैंक के साथ मर्ज करना पड़ा। तो 1969 से लेकर के 2014 तक के बीच में भी ये देखा गया कि करीब 23 बैंक डूबे, और उसमें बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी थे जिनको बाद में सरकारी बैंकों के साथ मर्ज किया गया, या रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ये सब की जड़ में ये नहीं है कि ये क्रोनिक कैपिटलिज्म के कारण है। मैं उसी पर आ रहा हूं। तो असल में क्या है कि बैंकों को भी एक तरह से पब्लिक, क्योंकि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जैसे पब्लिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्रोनिक कैपिटलिज्म के खास करके ग्रोथ में दिखाई पड़ा, उसी तरह से आप देखिएगा कि बैंकों के संसाधन का इस्तेमाल भी क्रोनिक कैपिटलिज्म में हुआ है। और 91 के रिफॉर्म के बाद एक तरह से बैंकों का पैसा, जिसमें हमारा आपका पैसा है, लगभग बैंकों में आज जो सरकारी बैंक है उसमें 60% छोटे और सामान्य हाउस होल्ड डिपॉजिटर्स का पैसा है। उस पैसे को निश्चित तौर पर निवेश होना चाहिए, पर भारत में उद्यमिता के साथ सबसे बड़ा संकट है कि अगर कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर वास्तव में उद्यम, जिसको हम उद्यमिता के साथ जोड़ते हैं, वो उद्यमिता नहीं दिखाई पड़ती है। तो वो सरकारी संरक्षण, सरकारी सहयोग और ज्यादातर क्रोनिक कैपिटलिज्म के बल पर फलते फूलते रहे। नहीं, तो इसमें हम दोषी किसको बुनियादी तौर पर माने? उद्यमशीलता को माने, या सरकारी तंत्र को माने, या बैंक वित्तीय ढांचा जो है वो दोषी है? इसमें तीनों को दोषी मानना पड़ेगा। उद्यमशीलता का मतलब सचमुच में रिस्क टेकिंग, और साथ ही साथ एक अपने बारे में रिस्क भी कोई मतलब इस तरह से नहीं आप ले रहे हैं जिसमें एक तरह से किसका पैसा डूब रहा है उसकी आपको चिंता नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि बैंकों का भी जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, जितनी उनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए थी, उसमें बैंकों में सरकार का, पॉलिटिशियंस का जितना इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस रहा है, इसके कारण निश्चित तौर पर यह एक तरह का त्रिगुट जैसा बन गया है, जिसमें इस तरह के उद्यमी भी हैं जो उसका मिसयूज कर रहे हैं, और जिनको मदद कर रहे हैं बैंकों के अफसर और पॉलिटिशियंस। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और जिसकी बहुत चर्चा नहीं हो रही, वो भी मैं कहना चाहता हूं कि कई बार जो ग्रोथ के नाम पर अंधाधुंध पैसा बांटो, बैंकों के सामने टारगेट फिक्स कर दिया गया कि पैसा देना है, इकोनॉमी जब बूम कर रही है तो ऐसा लगता है कि आप पैसा धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। तो आप देखिए जो आज बैंकों की क्राइसिस है उसमें 5 सेक्टर्स में करीब करीब सबसे ज्यादा वहां पर क्राइसिस है। उसमें माइनिंग है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें एविएशन है, उसमें टेक्सटाइल है, और आयरन एंड स्टील है। तो इसमें एक बुनियादी बात, ये पांचों जो आपने सेक्टर बताए, ये सचमुच में देखा जाए तो सरकार की जो नीतिगत जो पैरालिसिस था उसके कारण फिर उसका ये नतीजा। तो उसमें न उद्यमशीलता को दोषी दे सकते हैं न बैंकों को। नहीं, उसे सरकार की एक तरह से पॉलिसी पैरालिसिस, और साथ ही साथ रेकलेस एक तरह से कहिए कि बोरोइंग और लेंडिंग। क्योंकि देखिए हमारे जो एक बहुत सारे ऐसी कंपनियां थी इस दौर में जिनका बड़े बड़े नाम ले लीजिए, उन सब ने ऐसे ऐसे फील्ड में जिनका इलेक्ट्रिसिटी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका कोई माइनिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, सब ने मनमाने तरीके से क्रोनिक कैपिटलिज्म के जरिए वो सब लाइसेंसेस लिए, और ओवर एस्टिमेट किया गया कि इससे इतनी डिमांड बढ़ेगी। नहीं, पर ये वैश्विक संकट है। चीन ने भी ये इस तरह कैपेसिटी बढ़ाई है, बाकी दुनिया के दूसरे देशों ने भी बताया। हाँ, तो वैसी हो रही। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि वो जो उफान है बिजनेस की एक्टिविटी में, वो तो एक हवा के साथ में दुनिया का प्रोजेक्शन तो गलत हो सकता है, लेकिन अगर प्रोजेक्शन गलत है तो उसको बाद उसको निकालने की व्यवस्था का कोई ये वो प्रबंध भी हमारे यहाँ नहीं, ये भी एक बड़ा संकट है। ये एक संकट है, और उस संकट के कारण ही आज ये स्थिति हो गई है कि इन जो 5 सेक्टर्स का जो टोटल एडवांसेस में और जो एनपीए है उसमें 53% से ज्यादा अकेले योगदान इनका है। और आप जैसे देखिए कि जो टोटल हमारा जो बैंकिंग कर्जा इन बैड लोन है इस समय, उसमें भी आप पाएंगे कि जो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का जिन्होंने एडवांसेस ले रखे हैं और जो एनपीए में जा रहा है, उनकी संख्या भी करीब करीब 50% से ज्यादा हो रही है। तो ये एक तरह से कुछ ही लोगों के द्वारा पैदा किया संकट है। सबसे बड़ा ये कि सरकारी बाबू हो, नेता हो, डायरेक्टर हो, उसको तोड़ने के लिए उसको वापस निजीकरण पे जाया जाए।
अब ये एक बहस पूरी दुनिया में चल रही है। आप अगर 2007-8 का ग्लोबल मेल्टडाउन देखें तो उसकी वजह क्या थी? प्राइवेट बैंक ही थे, इन्वेस्टमेंट बैंक थे, उन्होंने भी उसी तरह लेकिन वो फिर भी रिकवर हो जाए, सिटी बैंक डूबते डूबते फिर रिकवर हो गया। कैसे रिकवर हुआ? उसमें ओबामा प्रशासन को बिलियंस ऑफ डॉलर, $700 बिलियन का उनको एक तरह से रेस्क्यू गारंटी देनी पड़ी, पर गारंटी के साथ में फिर वापस बंदोबस्त रीस्ट्रक्चरिंग हो गई। या तो ये कि वो बट्टे खाते में चला जाएगा, चला ही जाएगा। नहीं, पर इसमें सरकार ने अभी इनको कहा है कि 4 साल में इनको वापस लाने के लिए, रिकैपिटलाइजेशन के लिए सरकार 70,000 करोड़ रुपए बजटरी सपोर्ट दे रही है। दे रही ना, तो वो डूबेगा पैसा। हाँ, तो वो डूब रहा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इसको क्यों हम लोगों के पैसे से क्यों खर्च हो? मैं ये कह रहा हूं कि इसके कारण संकट कितना बड़ा आ सकता है। अगर ग्लोबल उस संकट को देखें तो वो तो प्राइवेट बैंकों के कारण ही आया, जिसके बारे में कहा जाता है बहुत इफिशिएंसी है। आप जैसे माल्या को ही लीजिए, उनका जो पूरा संकट था, क्या वो उद्यमशीलता के कारण है या वो रेकलेस एक तरह से उसके साथ में रेकलेस बोरोइंग के कारण है? नहीं, उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म भी है कि दूसरे जो नरेश गोयल या जो कंपनियां हैं, तो वो मोनोपोली हर सेक्टर में 2 क्षेत्र के अलावा 2 कंपनियों के अलावा तीसरी कंपनी को घुसने ही नहीं दिया जाता इस देश। अब वो एक कंपटीशन भी बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि बैंकों के बारे में हमें ज्यादा सतर्कता से और गंभीरता से सोचना चाहिए। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।